वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रिल क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये क्रैश कोर्स चल रहा है और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। और ये जो क्लास आप लोग का क्लास 4 है, इससे पहले मैंने 3 क्लास अपने चैनल के ऊपर थ्रिल क्लासेस के ऊपर मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उसको नहीं देखा है और एक अच्छे तरीका से बीपीएससी टीआरई 4 के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये क्रैश कोर्स जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सीरियल नंबर से देखते हुए चलिए, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक के अंदर जो सीक्वेंस इसको टॉपिक में यानी कि एक वीडियो के अंदर मैंने 3 पार्ट में बाँट रखा है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे चला रहा हूँ। तो आप पहला वीडियो देखिएगा या दूसरा देखिएगा या तीसरा देखिएगा, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ मिलने वाला है। और ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट के तौर पे भी आए, साथ में आप लोगों को कंटेंट भी आप लोगों को इससे रिलेटेड पढ़ सकते हैं। तो 2 काम एक ही साथ करने को मिल रहा है और साथ में 5-6 क्लास होने के बाद आप लोगों का 100 नंबर या 120 नंबर का टेस्ट भी लिया जाएगा। यानी टेस्ट लेके आऊँगा जिसमें उर्दू अदब और ग्रामर का रहेगा, वहाँ पे सिर्फ़ हम लोग आंसर क्वेश्चन ही करेंगे। बाकी यहाँ पे जो भी है अभी जिस तरीका से पैटर्न सेटअप किया गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट के अंदर जो हम लोग जो रखे हैं उर्दू अदब का 20 क्वेश्चन रखे हैं, जिसमें से आप लोगों को वन लायर के अंदर मिलेंगे, यानी एक ही लाइन में आपका उसको सवाल जवाब दोनों ही मिलेगा। ठीक है? तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पे मुर्शिद सियासी किसको कहा जाता है? तो मुर्शिद सियासी जो कहा जाता है एक अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुर्शिद सियाही जो कहा जाता है, अल्लामा सियासी जो कहा जाता है, अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। दूसरा सवाल की बात करें तो बच्चों का शायर जो कहा जाता है, वो मिर्ठी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मिर्ठी को कहा जाता है। आगे चलते हैं, तीसरे की अगर बात यहाँ पे करें तो शायर मजदूर किसको कहा जाता है? तो शायर मजदूर जो कहा जाता है, एहसान दानिश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एहसान दानिश को कहा जाता है। शायर मजदूर किसको कहा जाता है? एहसान दानिश को कहा जाता है। उसके बाद चौथे सवाल की अगर बात करें तो हम लिसानुल असर किसको कहा जाता है? तो अकबरुल्ला आबादी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अकबरुल्ला आबादी को कहा जाता है। पाँचवें सवाल की बात करें तो यहाँ पे पाँचवें सवाल की बात यहाँ पे करें तो खाकानी हिंद किसको कहा जाता है? तो खाकानी हिंद जो कहा जाता है, उस्ताद जौक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उस्ताद जौक को कहा जाता है। पाँचवें सवाल की बात करें तो शहंशाह ज़राफ़त किसको कहा जाता है? तो शहंशाह ज़राफ़त जो कहा जाता है, अकबर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो अकबर को कहा जाता है। ठीक है? उसके बाद 7वां सवाल देखें तो यहाँ पे 7वें नंबर का तोती हिंद किसको कहा जाता है? तो खुसरो को कहा जाता है, यानी अमीर खुसरो को कहा जाता है। तोते हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। उसके बाद देखिए आगे कि जर्मन अदब का बादशाह किसको कहा जाता है? तो जर्मन अदब का बादशाह जो कहा जाता है, वो गोएथे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोएथे को कहा जाता है। आगे चलिए यहाँ पे 8 नंबर के बाद 9 नंबर का देखते हैं। पंजाबी शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो पंजाबी शेक्सपियर जो कहा जाता है, तो वो कहा जाता है वारिस शाह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वारिस शाह को कहा जाता है। 10 नंबर में बुलबुल हिंद किसको कहा जाता है? तो बुलबुल हिंद दाग दहलवी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दाग दहलवी को कहा जाता है। 11 नंबर की बात करें तो कलम का मजदूर या कलम का जादूगर प्रेमचंद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रेमचंद को कहा जाता है। कलम का मजदूर प्रेमचंद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रेमचंद को कहा जाता है। चलिए 12 नंबर का देखें तो अ, नजमुद्दौला नजमुद्दौला किसको कहा जाता है? गालिब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नजमुद्दौला गालिब को कहा जाता है। नजमुद्दौला किसको कहा जाता है? गालिब को। 13 नंबर में देखें तो शायर शबाब किसको कहा जाता है? शायर शबाब जो कहा जाता है, वो जोश मिले आबादी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जोश मिले आबादी को कहा जाता है। 14 नंबर पे देखें तो रंद पारसा रंद पारसा किसको कहा जाता है? तो मिर्जा गालिब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मिर्जा गालिब को कहा जाता है। रंद पारसा किसको कहा जाता है? मिर्जा गालिब को। उसके बाद 15 नंबर का देखें तो निज़ाम जंग किसको कहा जाता है? तो निज़ाम जंग भी कहा जाता है, गालिब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गालिब को कहा जाता है। निज़ाम जंग किसको कहा जाता है? गालिब को कहा जाता है। आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर में है
कि मज़ाहिया शहरी का इमाम किसको कहा जाता है। तो मज़ाहिया शहरी का इमाम जो कहा जाता है वह अकबरुल्लाह आबादी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अकबरुल्लाह आबादी को कहा जाता है। किसको? अकबरुल्लाह आबादी को। आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर में है कि इनकलाबी इनकलाबी शायर जो किसको कहा जाता है? जोशमिल आबादी को कहा जाता है। इनकलाबी शायर किसको कहा जाता है? जोशमिल आबादी को कहा जाता है। किसको? जोशमिल आबादी को। उसके बाद देखिए 18 नंबर पे क्या उर्दू अदब का मंगला टीम किसको कहा जाता है? तो अहमद नदीम कासमी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अहमद नदीम कासमी को कहा जाता है। उसके बाद देखिए 19 नंबर का ख्याल हिंद किसको कहा जाता है? ख्याल हिंद जो कहा जाता है हैदर देहलवी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हैदर देहलवी को कहा जाता है। उसके बाद 20वां है कि उर्दू मरसिया का इमाम किसको कहा जाता है? तो उर्दू मरसिया का इमाम जो कहा जाता है वो अनीस को कहा जाता है। किसको क्या कहा जाता है? अनीस को कहा जाता है। उर्दू मरसिया का इमाम अनीस को कहा जाता है। तो ये था टोटल 20 गो सवाल उर्दू अदब से जो एक लाइन में हम लोगों ने अपने मतलब कि रिवीजन के तौर पे एक प्रैक्टिस के तौर पे, ताकि हाँ हम जो मतलब कर रहे हैं तो उसमें भी हम लोगों को उर्दू अदब का भी ये रहना चाहिए। ठीक है, याददाश्त रहे। आप पढ़े हुए हैं इससे पहले, अच्छी बात है, फिर से रिपीटेशन हो गया। आप अगर नहीं पढ़े हुए तो कोई बात नहीं, आपने यहाँ पे रिपीट कर लिया है। अब फिर इसका क्लास का पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर में वहाँ पे दे दिया जाएगा। और देने के बाद जो आप लोगों को वहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर में दे दिया जाएगा वीडियो के, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 20 सवाल था जो 1 लायर का। अब हम लोग सवाल का बात यहाँ पे से जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर कि ये बीपीएससी टीआरई 3, तो बीपीएससी टीआरई 3 के अंदर जो उर्दू ग्रामर का क्वेश्चन जो पूछा गया वो यहाँ पे लिया गया है। अब वो क्वेश्चन कौन क्लास का था? 9th 10th में जो पूछा गया है उसको लिया गया है। 9th 10th में जो पूछा गया उसको लिया गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कवायद का प्रश्न, फिर उसके बाद जाके 2 टॉपिक वहाँ से लिख लेगा। चलिए 26 नंबर का यानी 126 में कि मंदरजा झेल अल्फाज में से मौजू लफ्ज या कलमा लफ्ज किसको कहते हैं? कलमा हो या मौजू लफ्ज यानी कि मानेदार लफ्ज को कहा जाता है। तो इसमें से मानेदार लफ्ज को आपका सिलेक्ट करना है, सरक या बरक या वोटी या एक से ज्यादा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सड़क एक माने रख रहा, सड़क का जो यानी कि एक तरीका से लफ्ज मौजू लफ्ज महमल एक तरीका से है, तो मौजू से यहाँ पे मौजू है ना, यानी कि ये एक तरीका से क्या है? लफ्ज मौजू। ठीक है, तो ये सब के माने होता है जिसका लफ्ज के माने हो, और लफ्ज महमल जो होता है जिसके माने कुछ ना हो। ठीक है, माने नहीं होता है, इसका माने जो होता है यानी कलमा को ही हम लोग लफ्ज मौजू भी कहते हैं। मौजू यानी इसी से निकला है, और ये सब माने रखता है और ये माने नहीं रखता है। यानी कि हम बहुत से अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो एक तो माने वाला रहता है, साथ में उसके क्या रहता है? बेमाने लफ्ज भी रहते हैं, है ना। जैसे पानी वानी है जी, तो पानी वानी, तो पानी हम जो बोल दिए ना पानी, तो ये जब पानी हो गया ना तो ये तो अब समझ में आ गया मानेदार लफ्ज है। लेकिन इसके साथ जो हम जो बोले वानी, तो ये तो आपका मानेदार लफ्ज नहीं है, तो ये इसके अंदर चला गया। उसी तरीका से यहाँ पे किया गया सरक वरक, सरक तो लफ्ज हो गया मानेदार, लेकिन वरक आपका ना हो गया। उसी तरीका से देखिए अगर रोटी की यहाँ पे बात करें, तो रोटी वोटी है जी, तो रोटी आपका ये मानेदार लफ्ज है। ठीक है, अब वोटी जो आपका जो है वोटी, तो वोटी जो आपका क्या हो जाएगा? बेमाने लफ्ज हो जाएगा, है ना। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? बामाने लफ्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बामाने लफ्ज। इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बेमाने लफ्ज, है ना। तो बा का मतलब होता हाँ, अब बे का मतलब होता नहीं। या इसको हम ऐसे भी लिखा जाते हैं, हे लगा के भी बा माने, ये दोनों के माने यानी सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे पूछा ये गया है 27 नंबर में पूछा यह गया है कि अक़साम इस्म है, यानी इस्म के अक़साम है। यहाँ पे 2 है या 3 4 या एक से ज़्यादा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इस्म के अक़साम जो यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग भी पैदा कर सकता है ना? अब कन्फ्यूजिंग ये पैदा कर सकता है, हम लोग इसको स्टार लगा के रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो बीपीएससी जो अभी जो इसका प्रोविजनल आंसर की दिया है, तो उसके अंदर यही 3 को मान के चला है। ठीक है, तो लेकिन हम इसको 2 भी ले सकते हैं।
दो कैसे ले सकते हैं, इसमें नकरा इसमें मार्फा करके हम ले सकते हैं, तो वहाँ पे बनावट के एतबार से या माने के एतबार से इंडिकेट करता, तब जाके वहाँ पे सही से जाहिर हो जाता। अब ये किस एतबार से यहाँ पे माना है, तो अभी तक तो इसके बारे में ये नहीं है, लेकिन हम अगर ये देखा जाए कि हाँ चलिए इसके अकॉर्डिंग अगर हम देख लेते हैं, तो बनावट के एतबार से जो है, माने के एतबार से जो है ना, कहने तो इसम के जो होते हैं वो 3 अक़साम होते हैं, आप लोग को बताए थे। अगर बेसिक टू एडवांस उर्दू ग्रामर देख रहे होंगे तो वहाँ पे आपको पता होगा। एक का यानी कि इसम जामिद, दूसरा आपका था मस्दर, मस्दर, और तीसरा आपका मस्तक। ये 3 के बारे में हमने मस्तक 3 के बारे में हमने बताया आपको। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जामिद मस्तर जो है बनावट के लिहाज से जो है आपका जो है इसम के जो है 3 अक़साम होते हैं। तो बनावट के एतबार से जब अगर रहता है यहाँ पे, तब जाके आपका यहाँ पे हो सकता था 3 अक़साम, लेकिन यहाँ पे इंडिकेट किया नहीं। माने के लिहाज से देखा जाए तो 2 ही होता है, तो इंडिकेट किया नहीं, तो इसलिए हम लोग इसको जो है चलिए मान लेते हैं यहीं पे, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बता देते हैं। तो ये जामिद यानी कि एक तरीका से समझिए जो इसम है वो आपका मेन इसम को ही आपको जामिद मान के चलना है। मजदर एक तरीका से फेल, फेल को आपको मजदर मानना है, ठीक है। अब मस्तक जो रहता है तो यही मजदर से बनता है। किससे बनता है? मजदर से बनता है, बनता है। तो मजदर से बनता है, आपको बस सिंपल से याद रखना है कि मजदर की पहचान करना है तो आखिर में इसके ना होगा, या जिस तरीका से हम फेल की पहचान करते हैं तो आखिर में ना आता है, तो सेम कंडीशन यहाँ पे वही चीज़ को आपको लेके चलना। जब इसका इसम के बारे में अगर पूछा जा रहा है तब उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे किसको लेके चलेंगे, फेल को मजदर के अंदर डालेंगे, इसम को जामिद के अंदर डालेंगे। और जब ये फेल से जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ करना, तो करना आपका यहाँ पे समझ लिए मजदर हो गया, ठीक है। यानी ये किसी से ना बनता है। कहने का मतलब इसका तारुफ जो जामिद का जो तारुफ रहता है ना, तो यानी कि जामिद ना किसी से बनता, ना इससे कोई चीज़ बनाया जा सकता। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे अहमद, तो अहमद नाम है, चाहे यहाँ पे मान लीजिए एक पटना लिख लिए, एक लफ्ज लिख लिए, ठीक है। तो पटना अब किसी से बना है? नहीं बना। क्या पटना से कोई चीज़ बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो इसका मतलब है कि जामिद क्या होता है, एक तरीका से ठोस होता है, एक तरीका से फिक्स होता है, यानी ना इससे कोई बनता, ना इससे कोई चीज़ बनाया जा सकता है ना। तो उसी तरीका से यहाँ पे हामिद अहमद भी जो ये किसी से नहीं बना है, नहीं इससे कोई चीज़ बनाया जा सकता है अहमद लफ्ज से, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन मज़दर का क्या सिलसिला रहता है कि मज़दर का मसला यहाँ पे ये रहता है कि मज़दर तो किसी से नहीं बनता है, लेकिन इससे कुछ दूसरा चीज़ बनाया जा सकता है, जैसे करना, है ना? तो करना आपका मज़दर है। अब लेकिन ये किसी से नहीं बना है, लेकिन इससे दूसरा चीज़ बनाया जा सकता है, जैसे कि हम कहते हैं करने वाला, है ना? जैसे यहाँ पे हुआ ना जाना, तो जाना आप किसी से बना नहीं है, लेकिन जाना मज़दर है, लेकिन जाने से हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? जाओ, है ना? जाने वाला, है ना? जाए। तो ये इस तरीका से आप यहाँ पे उसको, तब ये मज़दर के कैटेगरी में आ जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये इसकी अगर पहचान करना है, तो पहचान हम किस तरीका से रख सकते हैं, तो इसकी पहचान के लास्ट में वाला वाली चाहे वाव जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, है ना। यानी कि फेल के आखिर में आपको जोड़ देना है, ये सब चीज़ फेल के आखिर में आपको लगा देना है, तो लग जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, मस्तक बन जाएगा, ठीक है। तो 3 गो अक़साम था, इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। चलिए 127 का हम लोग देख लेते हैं, सॉरी 128 का। 128 में है कि मैं तुमसे कल मुलाकात करूंगा, इस जुमले में ज़मीर मुतकल्लिम कौन है? तो मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली क्लास में भी बता दिया था। अगर आपने पहले इससे पहले वाली यानी तीसरी क्लास आपने नहीं देखा है, तो मैंने उसमें बताया था आप लोग को ज़मीर शख्सी के बारे में। ज़मीर ज़मीर शख्सी के बारे में मैंने बताया था। तो ज़मीर शख्सी के 3 अक़साम होते हैं, जिसमें से एक मुतकल्लिम होता है, और एक गायब होता है, एक हाज़िर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था मुतकल्लिम के बारे में, तो मैं तुमसे कल मुलाकात करूँगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, पूछा जा रहा मुतकल्लिम कौन होगा, तो बोलने वाला जो होता है वही मुतकल्लिम होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा।
इसके 3 अक़साम होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप इससे पहली वाली वीडियो तो आप उसमें देख लीजिए, मैंने वहाँ पे उसको समझा दिया, क्योंकि इसमें समझाएँगे तो फिर दूसरा टॉपिक जो हम लोगों को जो टारगेट लेके चले क्रैश कोर्स में, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है? चलिए, तो इसका आंसर क्या था? मुतकल्लिम बोलने वाला होता है, सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ पे आपका मुतकल्लिम हो गया। चलिए, यानी फर्स्ट पर्सन हो गया, प्रथम पुरुष जो होता है। चलिए, आगे यहाँ पे देखिए 129 में है कि सिफ़त मिक़दारी कहते हैं। तो सिफ़त मिक़दारी किसको कहते हैं? मैंने सिफ़त के बारे में भी आप लोगों को 5 गो अक़साम वहाँ पे मैंने समझा दिया था, मिक़दारी, अददी के बारे में। चलिए, नहीं तो हाँ, उसको समझा दिया गया है। अगर नहीं समझाया गया तो बता दीजिएगा कि हाँ, नहीं आया। आई थिंक मैंने पहली या दूसरी वीडियो के अंदर इसके बारे में बता दिया था। चलिए, तो यहाँ पे मैं आंसर की तरफ चलूँगा। मिक़दारी का मतलब सिंपल सा मतलब होता है कि नाप-तौल का रिलेटेड होता है। नाप-तौल, नाप-तौल का जब तौल की बात होगी तब जाके वो मिक़दारी का मतलब ही होता है माप-तौल करना। तो अब यहाँ पे देखिए ऐसी सिफ़त जिसकी किसी जात में शामिल हो, तो जात-पात की तो बात इसमें होती नहीं है। वह सिफ़त जिससे किसी इस्म की तादाद की बात नहीं, जब भी तादाद आएगा तो वहाँ पे क्या आना चाहिए? अददी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अददी आपका आना चाहिए 129 के अंदर में, है ना? तो अददी आना चाहिए जब भी तादाद की बात आएगी तो। वह सिफ़त जिससे किसी चीज़ की मिक़दार मालूम है। देखिए, मिक़दार का मतलब ये होता है नाप-तौल करना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। 130 में क्या कह रहा है? 130 में देखिए आप लोग मंदरजा झेल जुमलों में से फ़िलहाल का जुमला बताना आपको। तो इसमें से फ़िलहाल कौन-सा होगा? तो फ़िलहाल जो आप लोगों का होगा, लड़कियाँ खेलेंगी। तो यहाँ पे तो ये तो आपका मुस्तकबिल के अंदर हो गया, नहीं होगा। लड़कियाँ खेल रही है, तो ये आपका हाल के अंदर आएगा। ऑप्शन नंबर ये ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लड़कियाँ खेल चुकी है। तो अब देखिए यहाँ पे काम फिनिश हो चुका है, तो यानी ये माज़ी के अंदर चला जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने फ़ेल के बारे में वहाँ पे ज़माना के बारे में भी मैंने बता दिया आप लोगों को, फ़ेल के भी कई अक़साम के बारे में बता दिया। लेकिन अब जो हम लोगों को यहाँ पे आज जो क्लास जो देखना है हम लोगों को, तो आज हम लोग इस पे देख ही लेते हैं। फ़ेल माज़ी के जो अक़साम होते हैं ना, तो फ़ेल माज़ी के इससे पहली वाली वीडियो में मैंने 6 अक़साम आप लोगों को बता दिया था। तो 6 अक़साम को अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा समझ लेते हैं। ठीक है? तो पहला अगर बात करें तो यहाँ पे माज़ी के अगर बात करें, यहाँ पे हम लिख देते हैं फ़ेल माज़ी। तो फ़ेल माज़ी जो होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक की बात करें तो यहाँ पे फ़ेल मुताल्लिक़ हो जाएगा, है ना? यानी माज़ी मुताल्लिक़ जो होगा, मुताल्लिक़, मीम तो मुताल्लिक़, ठीक है? तो ये जब माज़ी मुताल्लिक़ होगा, तो इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ़ ख़बर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ख़बर दिया जाता है, ख़बर दिया जाए। सिर्फ़ ख़बर दिया जाए। जैसे वह आया, वो गया, वो खाया, वो चला, वो फिरा, वो देखा, वो बोला, है ना? खबर देना ही एक तरीक़ा से मुताल्लिक़ के अंदर आ जाएगा, ठीक है? दूसरे की अगर बात करें तो यहाँ पे ये आता है माज़ी माज़ी क्या आ जाएगा? माज़ी मुताल्लिक़ के बाद करीब आ जाएगा, ठीक है? तो करीब से आपको पता होना चाहिए कि करीब जो है आपका क्या चीज़ है, ठीक है? उसके बाद एक करीब, तो करीब आखिर क्या चीज़ होता है? इसमें देखिए क्या होता है कि आपका जो है करीब जो होता है, यानी कि कुछ उसमें ज़माना तो काम हो गया होता है, लेकिन इसमें क्या रहता है कि कुछ न कुछ जो है, मतलब करीब का मतलब क्या है? एक तरीक़ा से नज़दीक होना, यानी कि काम हुआ है, माज़ी में ही हुआ, यानी पास में ही हुआ, लेकिन नज़दीक में ही हुआ, ज़्यादा दूर नहीं है। तो करीब का मतलब नज़दीक, ज़्यादा वक़्त नहीं लगा इसमें, ज़्यादा समय नहीं लगा है, तो वैसे कंडीशन में हम इसको क्या करेंगे, अ, माज़ी करीब के अंदर रख लेंगे। एग्ज़ाम्पल अगर देखना हम यहाँ पे चाहे, जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैंने वहाँ पे बताया था कि मुताल्लिक़ क्या, माज़ी मुताल्लिक़ के अंदर क्या करना है, खबर दिया जाएगा, है ना? जैसे वह आया, वो गया, है ना? वो देखा, वो बोला, वो चला, है ना? वो बोली, वो पढ़ी, वो लिखी। लेकिन अगर वही चीज़ बोले यहाँ पे, वो गया, तो ये वो गया, तो ये आपका सिर्फ़ खबर दिया, वो गया।
अब यहाँ पे अगर अटैच कर देते वो गया है, तो इसका मतलब हो गया कि ये करीब में है, वो गया है, मतलब कि नज़दीक की बात हो रही है ना? तो सिंपल सी बात यहाँ पे वो कहने का मतलब कि आपका देखिए करीब के लिए याद रख सकते हैं कि है, हूँ, हो, ये लास्ट में आपका लगा हुआ भी रहेगा तो आप इसको देख सकते हैं, है ना? वो सोया है। मैं शायद अगर मान लीजिए वहाँ पे सिर्फ़ इतना सी बात याद रखिएगा, करीब अगर माज़ी की अगर बात करेगा, मुताल्लिक़ का बात करेगा तो आखिरी में अलिफ़ आएगा, या तो आपका ये आएगा या तो ये आएगा। ये चीज़ याद है। वो आई, वो गई, वो हँसी, वो बोली, वो देखी, वो सोई, वो खाई, वो पी। करीब का क्या आ जाएगा, यानी नज़दीक में ही है, काम नज़दीक में ही हुआ लेकिन माज़िये में हुआ। वो आया फिर है। तो यानी कि वो आया लग रहा है कि मतलब कि अभी ये मतलब कि आया, मतलब कि काम तो हो गया, आने का काम हो गया लेकिन लग रहा है कि अभी आया। सेंस यहाँ पे ये चीज़ निकल रहा है। दूसरे की अगर बात करें तो यहाँ पे माज़ी बैद हो जाएगा। तो बैद से ही आपका यहाँ पे वर्ड से समझ में आ रहा, बैद का मतलब ये होता है दूर। क्या हो जाता है बैद का मतलब? दूर। यानी कि जिस काम को बहुत मतलब कि ज़्यादा वक़्त लग गया, बीते गया, जैसे वो आया था, वो आया था। अब देखिए तो वो वक़्त लग रहा है ना कि वक़्त ज़्यादा हो गया है, तो दूर की बात जब आ जाएगी, सिंपल सी बात है, अगर इसकी पहचान रखना है तो हम कैसे रखेंगे? लास्ट में आपका था, थे, थी आ जाएगा। था, थे, थी। अलीफ या ये रहेगा तो मुताल्लिक़, है ना? और था, थे, थी जब लग के आ जाएगा तब उसके बाद बैत के अंदर लेके जाएँगे। है, हूँ, हो ले लगा रहेगा तो किसके अंदर लेके चलेंगे? आपको करीब के अंदर लेके चलेंगे। चौथे की अगर हम यहाँ पे बात करें तो चौथे का आपका ये आ जाता है माज़ी इस्तेमारी। तो इस्तेमारी यानी कि हम कह सकते हैं आपको लोगों को, यानी कि इसको जो इस्तेमारी को कई नाम से इस्तेमारी को और भी नाम से जाना जाता है, यानी जिसको नातमाम बोला जाता है ना? इस्तेमारी, है ना? नातमाम यानी कि नातमाम एक तरीका से काम जारी है। क्या होना चाहिए? जारी, जारी। तो काम जारी होना चाहिए। जैसे वो है ना, वो आ रहा था, है ना? चाहे वो एक तरीका से यहाँ पे हम लिख सकते हैं, वो आया करता था, वो जाया करता था, है ना? तो ये इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, यानी कि एक तरीका से ये समझिए कि यानी कि इस्तेमारी का ये हो गया, ज़ाहिर करता है कि गुज़रे हुए ज़माना में काम जो कुछ अरसा तक जारी था, यानी उसमें एहसास दिलाता है, कुछ अरसा तक जारी रहता ना तमाम, है ना? वो आया करता था, है ना? वो जाया करता था। तो ये इस तरीका से भी आपका रख सकते हैं वहाँ पे। शकिया का आप उसके बाद चौथा 5वाँ की बात करें यहाँ पे तो हम लोग शकिया हो जाएगा, है ना? माज़ी शकिया। तो शकिया से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे शक का बात हो जाएगा, शक हो जाएगा। अगर चलिए इस्तेमारी ना भी समझ में आया तो अभी हम लोग इसको देख लेते हैं। शकिया पहले आप यहाँ पे देख लीजिए। शकिया का मतलब ये जिस जुमले के मतलब जिस जुमले के अंदर माज़ी में जो हुआ है, उसके अंदर अगर शक पाया जाता है तो, है ना? तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो माज़ी शकिया के अंदर रखेंगे। इसी को माज़ी शकिया को ही एहतमाली भी कहा जाता है ना? कल मैं बताया था आप लोगों को। तो शक में डाल देना, है ना? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कि जैसे कि वह गया होगा। अब बताइए, वो गया होगा तो यहाँ पे शक में डाल दिया है कि वह गया होगा, तो ऐसा लग रहा है कि वो गया भी होगा कि नहीं गया होगा, थोड़ा-सा यहाँ पे मतलब कि शक पैदा कर दिया, वो सोई होगी। अब ऐसा थोड़ी है कि वो सोई होगी, तो कन्फ्यूज़न है यहाँ पे कि हाँ, वो जगी भी हो सकती है या सोई हुई हो सकती है। लेकिन भावना तो दिमाग के अंदर जो विचार, जो सोच हम लोग को आ रहा है, तो वहाँ पे शक पैदा हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसको शकिया के अंदर रखेंगे, यानी जिसके आखिर में होगा-होगी ये रहेगा। अब यहाँ पे से छठा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तमन्नाई, है ना? या शर्तिया जिसको कहा जाता है। तो यानी कि एक तरीका से तमन्नाई, जैसे कि मिसाल के तौर पे हमें तमन्ना रहता है ना, ख्वाहिश एक तरीका से करना, है ना? किस तरीका से करते हैं? जैसे कि अल्लाह तुम्हें मतलब कि अल्लाह खुदा तुमको कामयाब करे। तो एक तरीका से तमन्ना कर रहे हैं, एक आरज़ू दिखा रहे हैं, है ना?
तो तमन्नाई क्या हो जाएगा? तमन्नाई। तो माझी तमन्नाई का मतलब एक तरीका से ख्वाहिश ही जताना, है ना? आपके लिए मतलब कि अपना ख्वाहिश जाहिर करना कि अल्लाह हमें कामयाब कर दे, जल्द से जल्द जो है हमको जो है एक सफलता दे दे, एक अच्छे से उस्ताद बना दे। ये भी आपकी तमन्ना है, ख्वाहिश है, किसी तरीका से हो सकता है। और हम भी आप लोगों के लिए तमन्ना कर रहे हैं कि अल्लाह जल्द से जल्द आपको जो है एक अच्छा सा जॉब दे दे। तो ये भी एक तरीका से किसके अंदर चली गया? तमन्नाई के अंदर चला गया। वैसे कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है इसके अंदर पहचानने के लिए कि हाँ क्या करना नहीं करना है। सिंपल सी बात है, इतना चीज़ आपको याद रखना है कि माज़ी के जो 6 अक़साम होते हैं, माज़ी मुताल्लिक़ जो ख़बर सिर्फ़ देता है, इसके आखिर में या ये अलिफ़ होगा या तो ये होगा। जैसे आया, वो गया, वो सोया, चाहे अहमद सोया है ना? तो ये आप इस तरीक़ा से कर सकते हैं। करीब ज़्यादा वक़्त नहीं लगा है, बैद यानी दूर की बात होगी, था थिति वाला लगा हुआ रहेगा, वो आया था, वो गया था, वो सोया था, वो देखा था, है ना? चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं फ़ेल माज़ी की किस्में। देखिए, अब यहाँ पे भी आ गया ना, तो अब इसको हम लोग याद रख सकते हैं। फ़ेल माज़ी के कितने किस्में? 6 किस्में। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब आ जाएगा। ठीक है? तो आपका यहाँ पे से सबसे पहले आपको कौन-सा याद रखना है? मुताल्लिक़ याद रखना है। दूसरा आपको क्या याद रखना है? करीब याद रखना है। तीसरा आपको बैद याद रखना है। बैद का मतलब क्या होता है? दूर हो जाता है। उसके बाद चौथा आपको रखना याद रखना शकिया, है ना? माज़ी शकिया, ठीक है? तो माज़ी शकिया हो गया जाके उसके बाद 5वां तब आपको क्या रखना? तमन्नाई, तमन्नाई। छठा आपको तब याद रखना है कि हाँ, ये जो हम लेके चलेंगे, किसके अंदर लेके चलेंगे? तो आपका इस्तेमारी यानी कि नातमाम के अंदर, है ना? नातमाम। अब यहाँ पे क्या है? इसके आखिरी में क्या आ जाएगा? अलिफ, या तो ये लगा हुआ होगा या तो ये लगा है ना? करीब का मतलब होगा कि लास्ट में इसके साथ क्या रहेगा? इसके साथ जुट के लास्ट में आ जाएगा है आएगा, हो आएगा, चाहे हूँ आएगा, है ना? या आपका है आ जाएगा, साथ में जुट के। बैद का मतलब क्या हो जाएगा? है ना? इसी के साथ क्या करेगा? जुट के आपका क्या आ जाएगा? था थिति लगा हुआ रहेगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं, कोई ज़्यादा ये बात नहीं है। शकिया का मतलब आपको यहाँ पे शक तो दे ही देगा, लास्ट में आपका क्या होगा? होगा, होगी लिखा हुआ होगा, है ना? होगा, है ना? होगी, होंगे। ये इस तरीक़ा से लगा हुआ है। तमन्नाई आपका यहाँ पे से ख्वाहिश करने के लिए नातमाम आपका यहाँ पे जो रहेगा, तो नातमाम के अंदर आपको क्या करना है यहाँ पे? तो नातमाम जो आपका जो हो जाएगा, यानी कि जो काम शक के अंदर वहाँ पे रहेगा, तो उसके अंदर हम लोग काम करेंगे। ठीक है? तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल जो है 132 का, 132 में ये कहा जा रहा है कि मंदरजा झेल जुमले में हुरूफ जार है। अब देखिए यहाँ पे हुरूफ जार है, तो इसमें जो है आपका 132 का सही जवाब क्या हो जाएगा? एक नंबर पे है आपका 132 का जो पूछा जा रहा है हुरूफ जार के बारे में। और ये आप लोगों को आई थिंक इसका जवाब में कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग ये है क्योंकि बीपीएससी जो है
आपका ऑप्शन नंबर ई माना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए हुर्फ जार जो होता है, तो हुर्फ जार क्या करता है कि ये इसम को क्या करता है, फेल से मिलाता है। इसम को किससे मिलाएगा, फेल से मिलाता है, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे किताब मेज पर है, तो यहाँ पे मेज पर है, अच्छा यहाँ पे देखिए सलीम और जबीर साथ रहते हैं, तो रहना तो एक काम है। अब यहाँ पे सबीर और जबीर की बात हुआ, तो ये साथ यहाँ पे देखा जाए इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ये आपका इसम है, उसके बाद जाके ये आपका फेल है। तो इस दोनों को कौन मिलाया, इस दोनों को साथ मिलाया। और यहाँ पे देखिए किताब मेज पर है, तो यहाँ पे मेज और यहाँ पे देखिए है, तो ये भी हालत है ना, फेल की तो हालत की कैटेगरी में आता है ना, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे भी ये है ना। अगर तुम आए तो मैं चलूंगा, है ना, तो मैं चलूंगा, तो मैं से यहाँ से पहले तो है ना, तो यहाँ पे नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे आई थिंक बन सकता है। इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर जो है अगर देखा जाए यहाँ पे कंफ्यूजिंग है कि बीपीएससी ने यहाँ पे ई ऑप्शन दिया, जो क्योंकि हुर्फ जार जो इसम और फेल को मिलाता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेज आपका इसम है, नाम है ना एक, किताब मेज पर है ना। तो यहाँ पे मेज जो आपका क्या हो गया, पर है, ये आपका फेल हो गया, ये आपका इसम हो गया, ये दोनों को तो मिला दिया, लेकिन यहाँ पे इसको फेल नहीं माना, लेकिन यहाँ पे तो रहते हैं, तो ये तो फेल है, जबीर यहाँ पे साथ, तो इसको भी तो मान सकते हैं ना। या तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए या बी होना चाहिए, ई कहाँ से दिया समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इस पे हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। स्टार हमने यहाँ पे लगा दिया 132 पे। अगर आपको भी कुछ इससे रिलेटेड और भी ये है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ से 133 नंबर पे। 133 में क्या कह रहा है, 133 के अंदर कह रहा है कि हुर्फ अजाफत कहते हैं। तो हुर्फ अजाफत किसको कहते हैं, वह कलमात जो दो इसमों या जमीन और इसम के दरमियान जोड़ने का काम करता है। सही बात है, हुर्फ इजाफत उसी को कहा जाता है, वह कलमात जो इसको ये नहीं कहा जाता। इसका तारुफ डायरेक्ट के सवाल पूछने के लिए तो हुर्फ इस्तफामिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होगा ना मुख्तलिफ में ऐसा कोई या मुखातिब करने के लिए, तो आपका वो अलग चीज आ गया, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें तारुफ दिया हुआ है, तो हुर्फ इजाफत के बारे में आप इसको याद रख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे 134 में ये पूछा जाए कि अल्फाज में जेल अल्फाज में से कौन सा लफ्ज साबका। देखिए साबका का मतलब होता है शुरू में आने वाला लफ्ज, बेमाने लफ्ज। क्या, बेमाने लफ्ज जो शुरू में आता है उसको साबका कहा जाता है। तो आई थिंक यहाँ पे अस्क बार, तो ये तो लास्ट में आ गया, तो ये नहीं, ये होगा। यहाँ भी तर, खुश तर, यहाँ भी नहीं, ये हो गया। रोजाना, ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शुरू में आना चाहिए, तब जाके आपका होगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे लायका से रिलेटेड सवाल दिया हुआ है। तो साबका लायका आई थिंक आप लोग जानते होंगे, सफिक्स प्रीफिक्स जो होता है, ठीक ना, यानी उपसर्ग प्रत्यय जो होता है, सेम वही कंडीशन यहाँ पे ये बन रहा है। तो यहाँ पे लायका का मतलब एक तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं लास्ट, यानी जो लास्ट में रहेगा। तो लास्ट में क्या होना चाहिए, बेमाने लफ्ज। क्या सा, बेमाने लफ्ज, यानी जिसका माने ना हो। तो लास्ट में तो है ना, लास्ट में देखो पढ़, तो पढ़ना तो एक फेल है, वक्त एक, ये भी तो नहीं, ये हो गया। पोष, तो ये आ जाएगा पलंग पोष। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पोष आपका कोई लफ्ज नहीं होता, लेकिन इसके साथ यहाँ पे बेमाने लफ्ज आ गया, तो पलंग पोष। ये पलंग पोष आपका यहाँ पे पोष जो हो गया आपका लायका लफ्ज है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो साहब का लायका कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग ये करते हैं। अब यहाँ पे अल्फाज माने पूछा जा रहा है कि लफ्ज आराम के मुतरादिफ, मुतरादिफ का मतलब होता है एक जैसा माने देने वाला, तो क्या हो जाएगा, मुतरादिफ यानी आराम का, चैन, ऐश, सुख। हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें तो कोई चीज बताने का ही नहीं है आपको,
अल्फाज माने याद आना चाहिए। मुतरादिफ लफ्ज किसको कहते हैं? आप देखिए, मुतरादिफ लफ्ज उसको कहते हैं एक जैसे अल्फाज जो ऐसे अल्फाज जो एक जैसे माने रखते हैं। ये बात सही है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब। ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के मुतजाद हो, तो जब मुतजाद होता है तो उसको जिद बोला जाता है, जिद अजदाद, या उल्टा कहा जाता है। ठीक है, ऐसे अल्फाज जो दो इसमों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो दो इसमों से जब हम इसको जोड़कर मुरक्कब बोल सकते हैं हम वहाँ पे। चलिए, दो लफ्जों से मिलके जो बनता है तो मुरक्कब लफ्ज होता है ना, तो वो वहाँ चला जाएगा। चलिए 138 देख लेते क्या कह रहा है। चलिए 138 में देखिए, यहाँ पे ज़रबुल मिसाल का जो आपसे पूछा जा रहा है, मैंने कल आप लोगों को बताया था ज़रबुल मिसाल को ही कहा जाता है, कहावत भी कहा जाता है, कहावत। ठीक है, आप बोल रहा है ऐसे दो ऐसे जुमले जो दो कलमों से मिलकर बनते हैं वो ज़रबुल मिसाल कहलाता है? नहीं, वह दो लफ्जों को मिलाकर जो लफ्ज बनाए जाते हैं? नहीं, ऐसा लफ्ज या जुमले जिनमें कोई मिसाल दी जाए और उनके असली माने के बजाय दूसरे माने निकले, इसी को कहा जाता है कहावत, इसी को कहा जाता है ज़रबुल मिसल। जैसे नाचना ना आवे अंगना टेढ़ा, है ना, अधजल घघरी छलकत जाए कमली ला पिछवाड़े जाए। तो ये आप देखिए कहावत है। चलेला नहीं आता तो अंगना टेढ़ा, ये सब जो बोला जा रहा है कहावत है, यानी ज़रबुल मिसल है। देखिए उसका क्या, चलेला नहीं आ रहा, अब यहाँ पे लेके मीनिंग चले तो यहाँ पे क्या आ रहा, मिसाल दे दिया जाता है। मिसाल ये दिया जाता है कि कोई काम अगर आपको करने के लिए नहीं आ रहा तो आप बहाना ढूंढ रहे हैं, तो वहां पे कहा जाता है कि चलेला नहीं आता तो अंगना टेढ़ा, है ना। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि जितना में आम खरीदे तो उतना तो पैसा आ ही गया, लेकिन फिर उसका डबल भी आ गया, यानी गुठली का भी दाम डबल, मुनाफा डबल हो जाता, तब वैसे कंडीशन में बोला जाता। तो वो भी आपका किसके अंदर चला गया, ज़रबुल मसल के अंदर चला गया, यानी कहावत के अंदर। और इसकी मिसाल मैंने ये बताया था कि इससे रिलेटेड भी सवाल पूछा जाता है जो मुहावरा के आखिर में ना रहता, इसमें तो कुछ भी आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते 139 का। 139 में क्या कह रहा, 139 के अंदर आप लोगों से ये पूछा जाए कि जिस हुर्फ पर हरकत नहीं होती है वो क्या कहलाती है? तो मैं, सिंपल सी बात है, जिस हुर्फ के ऊपर जो है ये नहीं होती है, हरकत नहीं होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो साकिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साकिन कहा जाता है। क्या? साकिन कहा जाता है। अब यहाँ पे बात ही 139 का, है ना। चलिए अगर ऐसा करते हैं हम लोग, उसको जो है अरबी देख लेते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग 139 का, साकिन के बारे में। यहाँ पे तो ये गया जिस पे मतलब जिस हुर्फ पे जो है आपका क्या, जिस हुर्फ पर हरकत नहीं होती है, यानी जेर जबर पेश आर नहीं रहता, तो उसको क्या कहा जाता है? साकिन कहा जाता है ना। चलिए इसको दूसरे क्लास के अंदर हम लोग देख लेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे दूसरा चीज बना के लाया गया है। अब यहाँ पे जेर को अरबी में क्या कहते हैं? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जेर को अरबी में क्या कहते हैं। तो जेर को अरबी में सिंपल सी बात है, आप लोगों को क्या कहा जाता है जेर में, इसको तो याद रखने का है। 140 जेर को अरबी में क्या कहते हैं? तो जेर को अरबी में क्या कहते हैं? आपका कसरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कसरा। ठीक है, अरबी में। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि जेर को क्या कहा जाता है, तो कसरा भी कहा जाता है और उसके बाद जाके मकसूरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो वैसे कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे अरबी में पूछा गया था तो दे दिया गया। चलिए 141 में है कि लफ्ज जाहिर का मुजदाद क्या? तो जाहिर का मुजदाद यहाँ पे बातिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, इसमें कोई चीज लफ्ज था। अब यहाँ पे लफ्ज खबर की जमा अखबार, इसमें क्या बताने का है? आगे देखिए मर्सिया लफ्ज किस लफ्ज से बना? अब देखिए यहाँ पे भी एक सवाल पे डाउट आ रहा है, मर्सिया लफ्ज किस लफ्ज से बना है? तो 43 वाले पे स्टार लगा के रखिए। 43 वाले पे भी क्या किया है यहाँ पे, ये जो आपका बीपीएससी जो अभी प्रोविजनल आंसर की दिया है, तो उसमें ऑप्शन नंबर ई माना है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आई थिंक मर्सिया जो आपका जो है ना, आ, अच्छा मर्सिया के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक ठीक ठीक,
तो क्योंकि मर्सिया का नहीं बल्कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई ये होगा। ठीक है, चलिए। आई थिंक मेरे को लगा कि यहाँ पे जो है ना कसीदा के बारे में पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब हो जाएगा। कसीदा का रहता तब जाके कसदर से बना था। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों को ये टॉपिक आप लोग को आज इसमें बताना हमको ज़रूरी था, तो आप लोग थोड़ा सा इत्मीनान से यहाँ पे देख ले। हुस्न मतला किसे कहते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मतला अव्वल के फौरन बाद आने वाला मतला का शेर, यानी कि हुस्न मतला उसको कहा जाता है। मतला अव्वल के फौरन बाद, है ना, आने वाला मतला जो रहता है उसको, उस मतला का शेर जो रहता है उसी को हुस्न मतला कहा जाता है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक जो है एक जो आपका क्या ले लिए हैं, गज़ल ले लिए। और ये जो गज़ल आपका मिर्ज़ा गालिब का है, आप लोग आई थिंक पढ़े होंगे या सुने होंगे। तो देखिए गज़ल का या कसीदे का जो हर एक लाइन होता है, यानी कि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक लाइन हुआ ना, दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, ये एक लाइन हुआ। तो इस लाइन को क्या कहा जाता है, मिसरा कहा जाता है। ठीक है, मिसरा कहा जाता है ना। तो इस लाइन को क्या कहा जाता है आपको, मिसरा कहा जाता है। और अगर हम इसके बारे में बात करें चलिए, उस लाइन को क्या कहा जाता है, मिसरा कहा जाता है हर एक लाइन को, यानी कि एक तरीका से हम बोल सकते हैं कि मिसरा, ये ऐसे लिख लीजिए, मिसरा, है ना। तो हर एक लाइन को, ये जो लाइन हुआ, ये भी लाइन हुआ, ये लाइन हुआ, ये लाइन हुई, यानी कि कह सकते हैं कि हर एक कतार को मिसरा कहा जाता है। अब देखिए दो को जब मिसरा, ये भी क्या कहलाया, मिसरा कहलाया। अब ये दोनों मिसरा को जब हम मिला दिए तो एक शेर बन गया। तो इसलिए कहा जाता है कि दो मिसरों को जब मिलाया जाता है तो क्या बनता है, एक शेर बनता है। अब यहाँ पे से तो आ गया एक पॉइंट, आप समझ गए कि मिसरा किसको कहा जाता है। दूसरी पॉइंट आपने समझ ली, ये भी लिया कि शेर किसको कहा जाता है। तो एक लाइन को ही कसीदा या कसीदा या गजल का जो जो एक लाइन होता है, यानी एक कतार होता है, उसको हम लोग मिसरा कहते हैं। और उसी दो को अगर दो मिसरे को जोड़ दिया जाता है तो एक शेर बन जाता है। यहाँ हो गया आपका जाके क्लियर, इतना बात। अब यहाँ पे बात ये आता है कि मतला के बारे में। किसके बारे में, मतला। तो देखिए मतला क्या आता है, ये आप मतला जो बोला जाता है, मतला ये आपको बोला जाता है कसीदा या गजल का जो है ना पहला शेर जो का दोनों मिसरे, अ, मतलब कि पहले शेर का जो दोनों मिसरा जो रहता है उसी को बोला जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है, दोनों मिसरा जो हम काफिया होंगे तो उसी को बोला जाता है कि क्या, आपका मतला बोला जाता है। हम ये बोल सकते हैं पहले शेर को ही कहा जाता है। तो पहला शेर आपका क्या कहलाया, ये कहलाया ना। दूसरा शेर नहीं, ये हो गया दो मिसरा मिलके। तो इस पहले शेर को ही आपको क्या कहा जाता है, मतला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मतला कहा जाता है। अब यहाँ पे लास्ट क्या पॉइंट हुआ, तीन पॉइंट हो गया। चौथे अगर पॉइंट की, चौथे पॉइंट की बात करें तो यह आता है क्या नाम है, मक्ता। हाँ, मक्ता आ जाता है आपका, मक्ता। तो मक्ता क्या कहा जाता है, तो किसी भी गजल या कसीदे का सबसे आखिरी जो लाइन होता है, यानी लाइन कहते हैं, आखिरी जो शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। देखिए सबसे आखिरी में यही है। तो ये भी एक शेर है। अब देखिए, मौत आती नहीं कहीं गालिब, कब तक अफसोस जिसत का कीजिए, है ना। तो अब यहाँ पे गालिब देखिए, ये आपका आखिरी शेर हुआ, तो इसी को कहा गया मक्ता। क्या कहा गया, मक्ता कहा गया। ये मक्ता आप कहा गया, इसीलिए बोला जाता है कि किसी गजल या कसीदे के अंदर जब शायर अपना तखल्लुस जिस शेर के अंदर इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको मतला कहा जाता है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है किसी गजल या कसीदे का सबसे आखिरी शेर क्या कहलाता, तो वो मक्ता कहलाता। और पहला शेर क्या कहलाता, मतला कहलाता। इतना बात हो गया जाके। अब यहाँ पे दो तीन पॉइंट और भी इससे रिलेटेड रहता है, तो हमने चार पॉइंट इसका देख लिया। दूसरी बात, एक पॉइंट और यहाँ पे हम लोग क्या देखना था, रदीफ देखना था, रदीफ। तो इससे रिलेटेड आपको क्या देखना था, रदीफ। तो रदीफ क्या होता है, यानी कि एक मुस्तकिल लफ्ज वो होता है जो मतलब कि आखिर में बार बार आता, किसी भी मतलब कि अजहार के आखिर में बार बार आता हो। जैसे आप देखिए ज्यादा बार है ना, देखिए कीजिए कीजिए,
है ना, कीजिए। देखिए क्या बोला, अशआर के, यानी शेर की जमा जो होता है अशआर, तो उसके बार बार आखिर में आता। ये देखिए कीजिए, है ना। आगे देखिए यहाँ पे अगर हम पढ़ते, रंज उठाने से भी खुशी होगी, पहले दिल दर्द आसना कीजिए। तो ये देखिए कीजिए। आगे यहाँ पे देखे तो अर्ज शौखी निसात आलम है, हुस्न को और खुद नमा कीजिए। तो ये देखिए कीजिए, तो ये जो कीजिए है ना, यही आपका यहाँ पे इस गजल का जो है ना, इस गजल में जो रदीफ जो निकल के आएगा ना, कीजिए, क्या निकल के आएगा, कीजिए, क्या आएगा, कीजिए, कीजिए आपका हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जब रदीफ की बात आती है तो फिर यहाँ पे काफिया की भी बात होती है। किसकी, काफिया की बात आती है। तो काफिया किसको कहा जाता है, काफिया, काफिया किसको कहा जाता है, यानी कि ये रदीफ से पहले आती है और हम वजन होती है। हम वजन, हम वजन, यानी हम वजन का मतलब एक जैसा आवाज देने वाले लफ्ज को बोला जाता है हम वजन। हम वजन यानी आवाज, है ना। अब जैसे क्या, यहाँ देखिए, आप सुनते नहीं तो क्या कीजिए। देखिए अभी यहाँ पे से स्टार्टिंग से देखिए, दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दवा, अलिफ का आवाज निकला। दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए, यहाँ देखिए अलिफ, एक ही आवाज निकला। तो ये दवा क्या, यही आपका क्या कहलाया। आप देख लीजिए वहां जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ ये होगा एक जैसा, है ना। तो तोबा यहाँ पे खुदा अलिफ आया ना, तो ये आपका क्या बन जाएगा, यही आपका क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, जैसे कि आपका दवा, क्या, है ना, खुदा, है ना। और आगे देखें यहाँ पे क्या बन जाएगा, आसना। तो ये जब भी यहाँ पे भी देखिए अलिफ आ गया, तो यही आपका क्या कहलाया, काफिया कहलाया। तो आई थिंक आपको ये जो है ना 6 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे गजल लेके आप लोगों को समझा दिया गया कि यहाँ पे किस चीज को हम मतला कहते हैं, किसको रदीफ कहते हैं, किसको काफिया कहते हैं, किसको मिसरा कहते हैं, किसको शेर कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 147 का। अब नज्म मुर्राया, है ना, मुर्रा, नज्म मुर्रा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो नज्म मुर्रा को जो अंग्रेजी में कहा जाता है वो ब्लैंक वर्स कहा जाता है, ब्लैंक वर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लैंक वर्स। और ये जो फ्री वर्म्स जो होता है, यानी कि आजाद नज्म को बोला जाता है, किसको, आजाद नज्म को। ठीक है। और ये प्रोज पोएम जो बोला जाता है, ये नसरी नज्म को बोला जाता है, किसको, नसरी नज्म को। ठीक है। और ये आपका क्या कहलाया था, नज्म, नज्म कौन सा कहलाया था, मुर्रा, यानी खड़ा जबर इस पे होगा। ठीक है। चलिए 147 हो गया। 148 में देख लेते हैं। तो 148 में यहाँ पे तस्बीब, तस्बीब और ग्रीज किस सनफ के अजराई है, तो कल मैंने बता दिया था। ये जो आता आप लोगों का किसके अंदर आता है, टोटल का टोटल क्या है, 148 का। तो कल मैंने आप लोगों को आई थिंक बताया था किसके बारे में, कशीदे के बारे में, है ना। तो कसीदे के अंदर जो आप लोगों का जो बताया था कि मरसिया के अंदर बताया था, बताइए आप लोग, कसीदे के अंदर बताया था। तो सारा का सारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। मैंने आपका कसीदा के जो भी आपका अजराए तरतीब सनफ के अजराए था, मैंने वहाँ पे आप लोगों को बता दिया था। अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें आप जाकर देख ले, है ना। क्योंकि हर वीडियो में वैसा सवाल आ जाएगा तो हर चीज़ को क्लियर करना, मतलब कि क्योंकि टॉपिक भी तो क्लियर करना है ना, बस बहुत सा टॉपिक इसमें ये आएगा। तो चलिए ये भी देखिए, मैंने आप लोगों को कल बताया था, रबाई को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह नाम क्या, तो रबाई को और दूसरा नाम से क्या जाता है, दो बेती, है ना। यहाँ पे देखिए दो बेती का मतलब होता है दो शेर, है ना। दो बेती एक तरीका से यानी दो शेर पे हो जाता है ना। बेत मतलब होता है शेर होता है, यानी एक, तो यानी कि यानी कि दो शेर जब मतलब कि दो शेर जब मिलता है तब क्या कहलाता है वो, दो बेती कहलाता है। तो दो शेर को बोला जाता है दो बेती। और चार जो मिसरे को क्या बोला जाता है, ये चार मिसरे पे जो रहता है इसको रवाई कहा जाता है ना। तो दो शेर चार मिसरे, है ना।
तो अभी तो वहाँ पे मिश्रा और शेर को मैंने बताया आप लोगों को। एक मिश्रा यानी कि एक मिश्रा, हर एक लाइन को मिश्रा कहा जाता है। तो इसके पास आप बताइए 4 गो आया मिश्रा, है ना? 4 मिश्रा आया, और मैंने ये बताया कि 2 मिश्रे को जब जोड़ा जाता है तो एक शेर बनता है ना? क्या बनता है? एक शेर बनता है। इसलिए इसको ये भी कहा जाता है, रबाई को एक और नाम से जाना जाता है जिसको दुबेती कहा जाता है। ठीक है? चलिए, अब देख लेते हैं। आई थिंक यहाँ से 50 नंबर कवायद का पाठ समाप्त होता है। अब यहाँ पे 2 गो टॉपिक लिया गया है, छोटा ही टॉपिक रख दिया गया था, ज़्यादा लंबा भी नहीं लिया गया है। चलिए, यहाँ पे अब है कि आप लोगों को देखना है, अदबिया का नाम दिया मोहम्मद हसीन आज़ाद। तो मोहम्मद हसीन आज़ाद जो है 1833 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए थे। मोहम्मद हसीन आज़ाद 1833 में दिल्ली में पैदा हुए थे। वफ़ात जो पाए 1910 में दिल्ली के अंदर पाए। मोहम्मद हसीन आज़ाद के वालिद का नाम क्या था? मोहम्मद बाकिर। उसके बाद उस्ताद का नाम था ज़ौक़ दहलवी। मोहम्मद हसीन आज़ाद के उस्ताद का नाम क्या था? ज़ौक़ दहलवी। चलिए, कुछ उसके नज़्म के असनाफ के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि नज़्म, तो मोहम्मद हसीन आज़ाद का नज़्म जो है सब कदर, है ना? उसके बाद है कि ज़म्स्तान, उसके बाद हसरतो वतन, यादो वतन, मादर वतन। उसके बाद एक मजमून था, मजमून का नाम क्या है? शेर ज़िंदगी, है ना? और उसके बाद देखिए तसन्निफ जो है, तो इसको बहुत सा है, दरियाए अकबरी, है ना? और उसके बाद देखिए सुखनदान फारिस। यही के वजह से चलिए ये किताब जो फारसी जबान की है, मोहम्मद हसन हसन की सबसे मशहूर तसनीफ यही है। तो पूछा जाएगा मोहम्मद हसन आज़ाद के सबसे मशहूर तसनीफ का क्या नाम है, तो आपको बताना क्या है? सुखनदान फारिस, है ना? उसके बाद देखिए निर्नग ख्याल। तो निर्नग ख्याल जो है ये एक किताब है ना? यानी कि तमसीली असलूब में लिखी गई थी, ये याद रखना। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यहाँ पे क्या, आब हयात, जो मोहम्मद हसीन आज़ाद की है। और इसकी जो जो उसको जो जो किया गया था सनाता 1881 के अंदर जो है आज़ाद किया गया था। यह किताब जो है, जो यानी कि आब हयात जो किताब है, ये किताब कौन सी है, कौन सी तसनीफ है? तो ये जो तज़किरा से ताल्लुक़ रखती है। पूछा जाएगा कि आपका आब हयात किस किताब की तसनीफ है, कैसी तसनीफ है? तो तज़किरा नवैशी, तज़किरा के अंदर आता है। ठीक है? आगे देखिए यहाँ पे मोमिन यानी गालिब और ज़ौक़ का ज़िक्र जो है, अब यहाँ पे देखिए मोमिन, गालिब और ज़ौक़ का ज़िक्र मोहम्मद हसीन आज़ाद ने आबो हयात में 5वां दौर में किया है। पूछा ये जाता है कि मोहम्मद हसीन आज़ाद ने गालिब का जो है आबो हयात में किसने दौर में ज़िक्र किया था? तो 5वें दौर में किया था। ठीक है? आगे देखिए यहाँ पे और मीर तकी मीर का तीसरे दौर में, और यहाँ पे क्या, मीर तकी मीर का तीसरे दौर में मोहम्मद हसीन आज़ाद ने आबो हयात में शायरी के 5 अदवार कायम किए थे, है ना? दौर की जमा अदवार, यानी कि 5 वो दौर उसमें कायम किए थे, जिसमें से 5वें दौर में मिर्ज़ा गालिब, ज़ौक़ और मोमिन का जिक्र आता है। और तीसरे दौर में जो बात किया गया था किसके बारे में? मीर तकी मीर के बारे में बात किया गया था। चलिए, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग मोहम्मद हसीन आज़ाद ने दिल्ली कॉलेज में तालीम हासिल की। मोहम्मद हसीन आज़ाद कौन सा कॉलेज में तालीम हासिल किए थे? दिल्ली कॉलेज में। इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है ना? क्या बोला? इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। ये कौल मोहम्मद हसीन आज़ाद का है, मोहम्मद हसीन आज़ाद का है। चलिए, आगे यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे दाग दहलवी के बारे में दिया हुआ है, तो 1 मिनट रुकिए आप लोग। चलिए, अब दाग दहलवी के बारे में दिया हो, तो दाग दहलवी का पूरा नाम क्या था? नवाब मिर्जा खान दाग दहलवी तखल्लुस था ये आपका दाग। क्या नाम था? नवाब मिर्जा खान दाग दहलवी तखल्लुस दाग था। दाग दहलवी जो है 1831 में दिल्ली में पैदा हुए थे।
जो है ना परवरिश जो हुए थे लाल किला पे, है ना। आगे देखिए 1905 में हैदराबाद में इसका इंतकाल हो गया। वालिद का नाम था नवाब शम्स उद्दीन खान, नवाब शमसुद्दीन, है ना, शमसुद्दीन खान। और उस्ताद था जौक, है ना। दाग दहलवी के उस्ताद का क्या नाम था? जौक। आगे देखिए यहाँ पे मसनवी, है ना, फरियाद दाग। फरियाद दाग किसका? दाग दहलवी का क्या है? ये एक मसनवी है। पहला मजमुआ जो है गुलजार दाग, मेहताब दाग, है ना। पहला मजमुआ है जो अगर देखा जाए मजमुआ कौन सा? गुलजार दाग और मेहताब दाग। आगे देखिए यहाँ पे अहम मालूमात इसके बारे में दिया हुआ है दाग दहलवी के बारे में। तो दाग दहलवी 1888 में हैदराबाद चले गए। कब गए थे हैदराबाद? 1888 में। 1857 में दाग रामपुर भी गए थे। तो रामपुर कब गए थे? 1857 में गए थे। दाग को नाजिम यार जंग का खिताब उनके शागिर्द मीर महबूब अली खान आसिफ जा ने दिया था। ठीक है। दाग को जो है नाजिम का, है ना, नाजिम यार जंग, है ना, दाग को नाजिम यार जंग का खिताब जो दिया था उनके शागिर्द दिए थे। शागिर्द का क्या नाम था? मीर महबूब अली खान आसिफ जा। ठीक है। आगे देखिए अल्लामा इकबाल दाग को अपना इब्तिदाई कलाम दिखाते थे। यानी अल्लामा इकबाल को जो थे, जो दाग दहलवी जो थे वो जो शुरू कलाम जो थे उसको दिखाते थे। दाग की माँ ने दो शादी की, दूसरी, है ना, दाग की माँ जो थे, दाग दहलवी की माँ ने थे ना, दो गो शादी की थी। दूसरे शोहर का नाम मिर्जा मोहम्मद सुल्तान उर्फ मिर्जा फखरू था। ठीक है। इसका मतलब आपका यहाँ पे ये हो गया कि उसकी माँ जो थी दो गो शादी करी था, तो वो थे जो आपका, तो उसके दूसरे मतलब के एक तरीका से पिता का नाम जो वालिद का नाम जो यहाँ पे क्या गया? मिर्जा मोहम्मद सुल्तान उर्फ मिर्जा फखरू था। ठीक है। तो ये था आज का क्लास जिसमें मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चन मल्लायार वाला बताया, और उसके बाद जाके टीआरई 3 के अंदर जो आपका 9th 10th के अंदर जो उर्दू ग्रामर पूछा गया उसको बताया, और तीसरा 2 टॉपिक यहाँ पे लेके आपको बताया गया उससे रिलेटेड। ठीक है। तो ये था हम लोग का चौथा क्लास था। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले, लाइक कमेंट्स करना ना भूले। ठीक है। और पीडीएफ क्लास पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जुड़ जाइए। बाकी आपका 5-6 क्लास होने के बाद आप लोगों को 120 या 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी इसी के साथ में दिया जाएगा। लेकिन मैंने आप लोगों से कहा है कि क्रैश कोर्स का आप लोगों को कितना क्लास मिलेगा? 50 से 60 क्लास में हम लोग को क्लियर करना, तो क्लियर इतने में करेंगे। बीच बीच में टेस्ट लेंगे, वो काउंटिंग इसमें नहीं किया जाएगा। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना है। बहुत शुक्रिया।